नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी पे फिर से बात करेंगे, क्योंकि हम पढ़ ही रहे थे छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत दोस्तों हम छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेश पे चर्चा कर रहे थे। अब हम छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेश को पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों अलग अलग आधारों पर फिजिकल रीजन से उच्चावच, स्थलाकृति, संरचना, इन आधारों पर हमारे छत्तीसगढ़ को 4 भौतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है। एक आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा जसपुर सामरी पार प्रदेश, और तीसरा सबसे बड़ा महानदी बेसिन, जिसे महानदी का मैदान या छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। और दोस्तों उसी को हमारे छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा भी कहा जाता है। राइट। चौथा जो भौतिक विभाजन है, चौथा हम दंड कारण्य के पठार को पढ़ते हैं। इसको दंड कारण्य के पठार को, इस दंड कारण्य के पठार के बारे में दोस्तों जो भी बेसिक जानकारी है मैं दे चुका हूं। इसके हम उप विभाग को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? तो उप विभाग को पढ़ रहे हैं। इसके उप विभाग क्या क्या होते हैं? इसके उप विभाग एक होता है कांकेर बेसिन। क्या होता है जी? एक कांकेर बेसिन, जो कि हम पढ़ चुके हैं। कांकेर बेसिन पढ़ चुके हैं। दूसरा इसका उप विभाग है अबुझ माड़ की पहाड़ियां। क्या? अबुझ माड़ की पहाड़ियां। ये अबुझ माड़ की पहाड़ियां को भी हम दोस्तों पढ़ चुके हैं। ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तीसरा है आपका उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी लिखिए पठार, जो आज हम पढ़ेंगे। और चौथा है आपका दोस्तों दक्षिणी पठार। दक्षिणी पठार। और आपका जो 5वां सब डिवीजन है गोदावरी सबरी मैदान। क्या? गोदावरी सबरी मैदान। सबरी मैदान, गोदावरी सबरी मैदान। दोस्तों मैं जब भी उप विभाग को इसका बताया हूं कि इसके उप विभाग दंड कारण्य के, हम इसको तो पढ़ चुके हैं, कांकेर बेसिन को पढ़ चुके हैं। अबुझ माड़ की पहाड़ियां को भी हम दोस्तों बहुत ही विस्तार में डेप्थ में जाकर स्टडी कर चुके हैं। अब एक बात हमेशा याद रखना, उत्तर पूर्वी का पठार और दक्षिणी पठार, ये दोनों सेक्शन को मिलाकर ना, ये दोनों सेक्शन उत्तर पूर्वी का पठार और दक्षिणी पठार को मिलाकर बस्तर का पठार कहा जाता है। क्या? बस्तर का पठार कहा जाता है। ये दोनों को मिलाकर दोस्तों बस्तर का पठार कहते हैं। इस बात को आपको नहीं भूलना है जीवन में कभी भी। ठीक। गोदावरी सबरी मैदान को बस्तर का मैदान कहते हैं। क्या? बस्तर का मैदान कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है? तो बस्तर का मैदान कहा जाता है। इतना जानकारी आपको होना चाहिए। यही दंड कारण्य के पठार का उप विभाग है, सब क्लासिफिकेशन है जी। ठीक ना? तो आज हम बस्तर के पठार के अधीन, बस्तर का जो पठार है ये 2 भागों में विभाजित है। क्या? 2 भागों में विभाजित है। एक उत्तर पूर्वी का पठार और दूसरा दक्षिण का पठार। जैसे दोस्तों मैं आपको बात करूं, जैसे ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन, ये पूरा का पूरा जो सेक्शन, ये बस्तर का पठार है। क्या है? बस्तर का पठार। अब इस बस्तर के पठार को बीच से मैं ऐसे काट दिया तो ऊपर वाला कहलाएगा दोस्तों उत्तर पूर्वी का पठार। उत्तर पूर्वी का पठार कहलाएगा, पठार। और नीचे वाला सेक्शन दोस्तों दक्षिणी पठार कहलाएगा। क्या? दक्षिणी पठार। और ये पूरा पूरा इस दोनों हिस्से को पूरा क्या कहा जाता है? बस्तर का पठार कहा जाता है। इस बात को आपको नहीं भूलना है जी। ठीक ना? किताबों में ऐसा जानकारी नहीं दिया हुआ है। ठीक ना? यह जानकारी आपको रखना है। बस्तर का जो पठार है ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो चलिए इस बस्तर के पठार के एक भाग, मतलब उत्तर वाले भाग को, उत्तर पूर्वी का जो पठार है इस पर हम चर्चा करते हैं। विधिवत तरीके से हम चर्चा करते हैं जी।
कैसे चर्चा करेंगे, तो विधिवत तरीके से हम इसका चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। उत्तर पूर्वी का पठार, अब उत्तर पूर्वी के पठार को पढ़ने से पहले दोस्तों हम इसके विस्तार को समझते हैं कि इसके विस्तार कहां से कहां तक है। अब उत्तर पूर्वी का जो पठार है ये दंडकारण्य का हिस्सा है, उप विभाग है। जिसका विस्तार होगा ना, तो इसका विस्तार हमेशा याद रखना है जीवन में। इसका विस्तार दोस्तों एक तो आपको उत्तरी मतलब पूरा पूरा कोंडा गांव में देखने को मिलेगा, कोंडा गांव में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, और बस्तर में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। बस्तर, वो भी बस्तर के कहां तक, तो जगदलपुर तक। जगदलपुर तक, जो जगदलपुर शहर है बस्तर का, देखो बस्तर एक जिला है, बस्तर जिला का जो हेड क्वार्टर है वो जगदलपुर में है, बस्तर में ही जगदलपुर है। तो जगदलपुर तहसील है, जगदलपुर क्या है, तहसील है। प्रत्येक जिला अपने आप में तहसील होता है। तो बस्तर जिला का जो तहसील मतलब कौन सा तहसील, जगदलपुर तहसील तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा उत्तर पूर्वी का पठार। आपसे पूछेगा कि बताइए जो जगदलपुर शहर है, यह जगदलपुर शहर कौन से भौतिक रीजन में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी के पठार में यह स्थित है जी। यह जगदलपुर शहर उत्तर पूर्वी के पठार में स्थित है, इस बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक जी, इस बात को दोस्तों आपको नहीं भूलना है। ठीक, जगदलपुर के तहसील तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा। चलिए मैप के माध्यम से समझते हैं कि उत्तर पूर्वी का पठार का विस्तार कहां कहां तक है, मैप के माध्यम से हम समझ लेते हैं। चलिए तो दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, है ना। अब मैं इसको देखिए दंडकारण्य के पठार में ला रहा हूं, तो इसको मुझे क्रॉप करना पड़ेगा। तो चलिए मैं क्रॉप करता हूं। ऊपर से मैं खींच के लाया, कहां तक लाया, तो मैं लाया दोस्तों ये यहां तक खींच के लाया। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा, इधर से थोड़ा सा क्रॉप करूंगा, और इधर थोड़ा सा इधर से क्रॉप करूंगा। ठीक, कैसे ये इधर क्रॉप नहीं हो रहा है। ये कट के आ गया हमारा दोस्तों दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार हमको समझना है कि भाई इसमें कहां पास उत्तर पूर्वी का पठार है जी, कहां पास उत्तर पूर्वी का पठार है, इसी को हमको समझना है। ठीक, चलिए समझते हैं। अब देखिए ये कोंडा गांव है, ये कोंडा गांव, अब ये बस्तर है। तो बस्तर के जगदलपुर और कोंडा गांव तक उत्तर पूर्वी का पठार विस्तृत है ना। और थोड़ा सा कांकर भी ले सकते हैं। ये रहा दोस्तों आपका, मैं ले लिया यहाँ से ऐसे कोंडा गांव को, ऐसे कोंडा गांव को ले लिया, और उधर मैं बस्तर के ऐसे इधर मैं ऐसे बस्तर को ले लिया, और थोड़ा से नारायणपुर को टच करेगा जी। ठीक ना, यही आपका दोस्तों उत्तर पूर्वी का, बस्तर को मैं पूरा नहीं लिया ना, मैं बस्तर सिर्फ किसको लिया हूँ मैं, तो कोंडा गांव तहसील को लिया, पूरा कोंडा गांव को लिया मैं। कोंडा गांव जिला के ऊपर नॉर्थ को मैं छोड़ दिया, नॉर्थ को मैं छोड़ दिया, या मैं ऐसे पूरा ले लेता हूँ ऐसा। ठीक ना, ऐसा पूरा रीजन ये ये यही दोस्तों उत्तर पूर्वी का पठार है। यही उत्तर पूर्वी का पठार है जी। तभी तो इसको उत्तर पूर्वी, क्योंकि देखिए उत्तर में और पूर्व दिशा में है ना, इसलिए इसको उत्तर पूर्वी का पठार बोल रहे हैं। ठीक ना, उसके बाद दक्षिणी पठार है, इसके नीचे में आएगा, उसको दक्षिणी पठार बोलेंगे, पढ़ेंगे उसको भी अभी कुछ ही देर में। ठीक, ठीक जी, चलिए लिख लेते हैं।
चलिए, ये है आपका उत्तर पूर्वी का पठार। यही क्या है जी, उत्तर पूर्वी का पठार है। क्या है? उत्तर पूर्वी का पठार। अभी जो उत्तर पूर्वी का पठार है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ इसका विस्तार है? तो दोस्तों, कोंडा गांव में इसका विस्तार है और बस्तर जिला में इसका विस्तार है। लेकिन कंप्लीट बस्तर जिला में इसका विस्तार नहीं है। बस्तर जिला के जो जगदलपुर तहसील है, जगदलपुर शहर है, वहीं तक दोस्तों उत्तर पूर्वी पठार का विस्तार देखने को आपको मिलेगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। इसके अलावा इसमें क्या क्या आपको जानकारी रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या जानकारी? तो इस उत्तर पूर्वी के पठार के बारे में जब आप पढ़ते हैं ना, तो दो क्षेत्र को याद रखना है आपको। क्या? दो क्षेत्र को याद रखना पड़ेगा। एक आपको दोस्तों केशकाल घाटी को याद रखना पड़ेगा। किसको? केशकाल घाटी। केशकाल घाटी कहाँ स्थित है पूछेगा, तो उत्तर पूर्वी के पठार में स्थित है। मतलब बस्तर के पठार का हिस्सा तो है, लेकिन बस्तर के पठार को दो भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर पूर्वी का पठार, तो केशकाल उत्तर पूर्वी के पठार में स्थित है। किसमें? उत्तर पूर्वी के पठार में दोस्तों स्थित है। अब ये जो केशकाल घाटी है ना, इस केशकाल घाटी के पास, केशकाल घाटी के पास जब आप जाएंगे तो दोस्तों एक प्रपाती कगार के रूप में इस केशकाल घाटी के पास प्रपाती, ये बताऊंगा, प्रपाती कगार के रूप में 800 मीटर, कितना मीटर? तो 800 मीटर ऊपर उठा हुआ है। क्या? 800 मीटर ऊपर उठा हुआ है। इस बात को नहीं भूलना है आपको। उत्तर पूर्वी का पठार का जब हम विस्तार देखते हैं तो विस्तार इसका कोंडा गांव और बस्तर के जगदलपुर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब मैं बात कर रहा हूं कोंडा गांव में एक जगह है केशकाल घाटी, है ना। तो केशकाल घाटी के पास जब आप जाएंगे ना, तो केशकाल घाटी है उत्तर पूर्वी पठार का हिस्सा है। उत्तर पूर्वी पठार का हिस्सा क्या है? केशकाल घाटी। तो इस केशकाल घाटी के पास जो केशकाल घाटी है ना, ये एक प्रकार का प्रपाती कगार है जी। क्या है? जो केशकाल घाटी है ना, वो एक प्रपाती कगार है। प्रपाती कगार के रूप में 800 मीटर ऊपर उठा हुआ है। 800 मीटर ऊपर उठा हुआ है। प्रपाती कगार का मतलब होता है दोस्तों, पठारी ढाल को कहा जाता है। पठारी ढाल मतलब ऊपर से ऐसे तीव्र ढाल की ओर, मतलब कोई उच्च भूमि है जो ऊपर से तीव्र ढाल की, मतलब दीवार, कगारी दीवार की भांति खड़ी हुई है, ऊपर उठा हुआ है। तो आपसे पूछेगा केशकाल घाटी है वो एक प्रपाती कगार है, तो 100% सही होगा। केशकाल घाटी दोस्तों अपने आप में एक प्रपाती कगार है। प्रपाती कगार का अर्थ ही होता है पठारी ढाल, मतलब पठारी ढाल की भांति, एक दीवार की भांति खड़ा हुआ है, लेकिन एकदम तीव्र ढाल। समझ में आ रहा है ना। हाइट कितने हैं? तो लगभग 800 मीटर ऊपर उठा हुआ है। कौन सा? तो केशकाल घाटी। तो केशकाल घाटी दोस्तों एक प्रपाती कगार है। तो दंडकारण्य के पठार में दोस्तों, खास करके बस्तर के पठार में और खास करके उत्तर पूर्वी के पठार में प्रपाती कगार का उदाहरण देखने को मिलता है। क्या? प्रपाती कगार का उदाहरण देखने को मिलता है दोस्तों। इस बात को आपको नहीं भूलना है ना। अब जगदलपुर, केशकाल घाटी में तो इतना उठा हुआ है प्रपाती कगार के रूप में। अब मैं जगदलपुर के पास बात करता हूं। जगदलपुर, जगदलपुर के पास बस्तर जिला में आप जाएंगे कहां? तो जगदलपुर जाएंगे। तो जगदलपुर के पास इंद्रावती घाटी मिलेगा आपको। इंद्रावती घाटी मिलेगा। ये जो इंद्रावती घाटी है ना, इसका ये भी प्रपाती कगार है। क्या है? प्रपाती कगार से ही इंद्रावती घाटी तब्दील हुआ है। कैसे तब्दील हुआ मैं
समझाऊंगा अभी कुछ ही देर में, है ना। ये जो इंद्रावती घाटी है ना, ये भी एक प्रकार का प्रपाती कगार है जी। क्या है? प्रपाती कगार है, प्रपाती कगार, प्रपाती कगार है। इसका जो हाइट है ना, इसका जो हाइट है ये 600 मीटर है, 600 मीटर। प्रपाती कगार मतलब ऐसे ऊपर उठा हुआ है, लेकिन 600 मीटर इसका हाइट देखने को मिलेगा, है ना। तो सबसे ज्यादा मतलब उत्तर पूर्वी के पठार में सबसे ज्यादा ऊंचा आपको केशकाल घाटी के पास दिखाई देगा। क्या? केशकाल घाटी के पास दिखाई देगा, लगभग 800 मीटर ऊपर उठा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आप दक्षिण की ओर जाएंगे तो बस्तर में जगदलपुर के आसपास इंद्रावती घाटी देखने को मिलेगा, इंद्रावती नदी की घाटी। उस इंद्रावती नदी की घाटी भी एक प्रपाती कगार से ही टूटकर प्रपाती कगार का अपर्दन से निक्षेपण होकर दोस्तों इंद्रावती घाटी का निर्माण हुआ है ना, जिसका हाइट लगभग 600 मीटर है जी। ये भी एक प्रपाती कगार हुआ करता था पहले, ठीक ना। प्रपाती कगार का अर्थ होता है, लिख लीजिए कॉपी में, पठारी ढाल, एक तीव्र ढाल, समझ में आ रहा है ना, पठारी ढाल। ठीक, यहां तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का दोस्तों दुख तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब इस उत्तर पूर्वी के पठार में का जो पठार है किसी न किसी चट्टान से बना होगा भाई। कोई भी पठार है, कोई भी पर्वत है, कोई भी पहाड़ी है, कोई भी मैदान है, किसी न किसी चट्टान से निर्मित होता है ना। तो कौन से चट्टानों से निर्मित होगा दोस्तों? तो लिखिए चट्टान, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और निस चट्टानों से निर्मित है जी। निस चट्टानों से निर्मित है। ग्रेनाइट और निस चट्टानों से दोस्तों आपका जो उत्तर पूर्वी का पठार है ये निर्मित है, इस बात को आपको नहीं भूलना है। कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। आपसे पूछेगा उत्तर पूर्वी का पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है, तो ग्रेनाइट और निस चट्टानों से निर्मित है, इस बात को आपको नहीं भूलना है। अब इसका विस्तार ना आपको कोंडागांव से बस्तर तक देखने को मिलता है, इसका विस्तार उत्तर पूर्वी का पठार। तो इसका आकृति ना कैसा होगा? इसका आकृति आप खुद देखिए, इसका आकृति एक गुंबद के आकार टाइप दिख रहा है जी, गुंबद। देखिए इसका आकृति एक गुंबद, जैसे महल बनाते दोपहर में से गुंबद बनाए जाते हैं ना, खास करके दोस्तों मस्जिद जाएंगे आप तो मस्जिद में जो ऊपर का जो हिस्सा रहता है वो गुंबद के आकार का होता है। तो देखिए गुंबद टाइप दिख रहा होगा ये, है ना। तो इसकी जो आकृति है ना, ये आकृति गुंबदाकार है जी। क्या है? गुंबदाकार, इस बात को नहीं भूलना है। तो आकृति पूछेगा आपको, आकृति, इसकी आकृति गुंबदाकार है, गुंबदाकार, गुंबद के समान इसकी आकृति है जी, ठीक ना। मतलब जैसे गुंबद का आकार होता है ना, उसी प्रकार इस उत्तर पूर्वी का पठार का आकार है, आकृति है, इस बात को नहीं भूलना है। अब यहां पर कुछ ना प्रमाण मिले हैं। क्या? यहां पर कुछ प्रमाण मिले हैं, मतलब भौगोलिक प्रमाण मिले हैं। उस भौगोलिक प्रमाण को हम समझ लेते हैं। यहाँ क्या क्या प्रमाण मिले हैं, क्या क्या प्रमाण मिले हैं हम समझ लेते हैं। यह नदी द्वारा निर्मित, लिखिए यहां मतलब इस उत्तर पूर्वी के पठार में ना, इसी को मैं यहां लिख रहा हूं, यहां नदी द्वारा निर्मित, नदी द्वारा निर्मित 3 अपर्दन चक्र, अपर्दन चक्र का प्रमाण मिले हैं। तो कितने अपर्दन चक्र का प्रमाण मिले हैं जी इस उत्तर पूर्वी के पठार में? आपसे पूछेगा कितने अपर्दन चक्रों के प्रमाण मिले हैं? तो 3 अपर्दन चक्र के प्रमाण मिले हैं जी। कितने अपर्दन चक्र? तो दोस्तों तीन अपर्दन चक्र के प्रमाण मिले हैं। 3 अपर्दन चक्र मतलब इस उत्तर पूर्वी के पठार में
अब ये अपर्दन चक्र होते क्या है, वो भी 3 अपर्दन चक्र के प्रमाण मिले हैं। तो ये होता क्या है अपर्दन चक्र? तो दोस्तों कोई भी कगारी पठार होता है ना, या कोई भी प्रपाती कगार होता है, प्रपाती कगार मतलब एक तीव्र ढाल वाला एक पठार, वो ना समय के साथ उच्च ताप एवं उच्च दाब एवं वर्षा के एवं नमी के माध्यम से, सूर्य के प्रकाश की वजह से धीरे धीरे उस कगार में, उस पठार में क्षरण होता है, अपर्दन होता है। तो उस पठार के धीरे धीरे अपर्दन से जो समतल मैदान विकसित होता है ना, जो समतल मैदान विकसित होता है ना, उसी को अपर्दन चक्र कहा जाता है। जैसे मान लो दोस्तों ये क्या था, ये एक पठार था, एक पठार था। अब इसमें दोस्तों उच्च ताप पड़ेगा, उच्च दाब पड़ेगा, वर्षा पड़ेगा, तो ये पिघल पिघल कर टूट फूट कर अपर्दन से ऐसे दोस्तों मैदान में तब्दील हो जाएगा, एक समतल पिघल कर दोस्तों समतल मैदान में तब्दील हो जाएगा। इसी को कहा जाता है अपर्दन चक्र। क्या कहा जाता है? अपर्दन चक्र। मतलब वे मैदान, वे समतल मैदान जो पठार के धीरे धीरे अपर्दन से टूटकर विकसित हुए हैं, ऐसे मैदान को अपर्दन चक्र कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना समतल मैदान को? तो इस उत्तर पूर्वी के पठार में 3 अपर्दन चक्र के प्रमाण मिलते हैं, ठीक ना, 3 अपर्दन चक्र के प्रमाण मिलते हैं। खास करके दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट, इंद्रावती घाटी, क्योंकि इंद्रावती घाटी इसी उत्तर पूर्वी के पठार में स्थित है। तो इंद्रावती घाटी, इंद्रावती जो घाटी है, ये जो इंद्रावती घाटी है दोस्तों, हमें से याद रखना है, इंद्रावती घाटी एक बहुचक्रीय प्रदेश है। क्या? बहुचक्रीय, बहुचक्रीय प्रदेश है। तो जो इंद्रावती घाटी है, इसी इंद्रावती घाटी में दोस्तों जगदलपुर शहर स्थित है। तो इंद्रावती घाटी में एक बहुचक्रीय प्रदेश है। इंद्रावती घाटी दोस्तों एक बहुचक्रीय प्रदेश है। अब बहुचक्रीय प्रदेश अपर्दन चक्र के बाद बहुचक्रीय प्रदेश में तब्दील होता है। मतलब कोई पठार घिस घिस कर अपर्दन की वजह से अपर्दन चक्र के कारण एक समतल मैदान में विकसित हो जाता है। अपर्दन चक्र का नेक्स्ट स्टेप ही बहुचक्रीय प्रदेश कहलाता है। तो बहुचक्रीय प्रदेश भी एक प्रकार का समतलीय मैदान ही होता है। क्या? एक समतलीय मैदान होता है बहुचक्रीय प्रदेश, लेकिन ये अपर्दन चक्र की वजह से जो मैदान तब्दील हुआ है वही बहुचक्रीय प्रदेश कहलाता है जी, वही बहुचक्रीय प्रदेश कहलाता है। तो जो इंद्रावती नदी, इंद्रावती घाटी का जो आसपास वाला क्षेत्र है वो बहुचक्रीय प्रदेश है। ये किस वजह से बना है? तो अपर्दन चक्र के, इस बहुचक्रीय प्रदेश में अपर्दन चक्र के प्रमाण मिले हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। इस बहुचक्रीय प्रदेश में अपर्दन चक्र के प्रमाण मिले हैं, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक जी। इसी को तो आपको नहीं भूलना है, ठीक ना। इसी को आपको दोस्तों नहीं भूलना है, किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर और हम चर्चा कर लेते हैं इस उत्तर पूर्वी के पठार। उत्तर पूर्वी के पठार के बारे में और चर्चा हम कर लेते हैं। अब देखिए ना, इस उत्तर पूर्वी के पठार, इस उत्तर पूर्वी के पठार से होते हुए, ठीक ना, इस उत्तर पूर्वी के पठार से होते हुए पश्चिम से नहीं, पूर्व से पश्चिम की ओर, क्या? पूर्व से पश्चिम की ओर इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। इंद्रावती
नदी प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। इंद्रावती नदी क्या होती है जी? प्रवाहित होती है। तो जो इंद्रावती नदी है इसी उत्तर पूर्वी के पठार से होते हुए प्रवाहित होती है। ये जो इंद्रावती नदी है, ये इंद्रावती नदी है ना, ये दोस्तों दो स्थानों पर, कितने स्थानों पर? तो दो स्थानों पर, इस बात को नहीं भूलना है, दो स्थानों पर। अब ये दो स्थान कहां कहां है? ये दो स्थान उत्तर पूर्वी के पठार में, चित्रकूट से पहले, चित्रकूट से पहले उत्तर पूर्वी के पठार में दोस्तों दो स्थानों पर क्या करती है जी? तो विसर्पण करती है। क्या? विसर्पण, विसर्पण, विसर्पण करती है। तो आपसे पूछेगा क्या इंद्रावती नदी विसर्पण करती है? तो हाँ, विसर्पण करती है जी। इंद्रावती नदी विसर्पण करती है। जैसे आप भारतीय भूगोल में झेलम नदी के बारे में पढ़े होंगे, कोसी नदी के बारे में पढ़े होंगे, तो ये कोसी नदी विसर्पण करती, विसर्पण के नाम से जानी जाती है। इससे तो बिहार में ज्यादा तबाही लेकर आता है ना, बाढ़ लेकर आता है। उसी प्रकार दोस्तों दक्षिण छत्तीसगढ़ में, बस्तर में जो इंद्रावती नदी है, ये दो स्थानों में विसर्पण करती है, सांप के जैसा जी, ऐसे ऐसे विसर्पण करते हुए, मतलब ऐसे ऐसे विसर्पण करते हुए बहती है। समझ में आ रहा है ना? तो विसर्पण करती है दो स्थानों पे। कितने स्थानों पर? दो स्थानों पर विसर्पण करती है। स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, ठीक है ना? स्टेटमेंट में दोस्तों पूछा जा सकता है इंद्रावती नदी कितने स्थानों पर विसर्पण करती है? तो दोस्तों आंसर होगा दो स्थानों पर विसर्पण करती है। इस बात को आपको नहीं भूलना है, ठीक ना? दो स्थानों पर विसर्पण करती है। ठीक, इतना इंफॉर्मेशन किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। चलिए कुछ और समझते हैं दिशा के बारे में। अब ये रहा आपका उत्तर पूर्वी का पठार। ठीक, मैंने बना दिया उत्तर पूर्वी का पठार बना दिया। अब उत्तर पूर्वी के पठार के उत्तर में क्या है ये पूछेगा, तो उत्तर में है दोस्तों तेलिन घाटी। क्या है? तेलिन, तेलिन घाटी। ठीक, क्या है? तेलिन घाटी है उत्तर में। इसी उत्तर पूर्वी के पठार में दोस्तों, इसके उत्तर में तेलिन घाटी, केशकाल घाटी को ही तेलिन घाटी कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ तेलिन माता का मंदिर है, इसलिए इसे तेलिन घाटी भी कहती है ना? ये उत्तर भाग है, मतलब इस उत्तर पूर्वी के पठार का उत्तरी भाग क्या है? तेलिन घाटी है। इसी को केशकाल घाटी भी कहती है। तो इसका दोस्तों ये तेलिन घाटी इसी का हिस्सा है, उत्तर पूर्वी पठार का ही हिस्सा है, लेकिन कहाँ स्थित है? उत्तर दिशा में ये स्थित है तेलिन घाटी, या तेलिन मंदिर भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक ना? अब उत्तर पश्चिम में, मतलब इस दिशा में, अब इस दिशा में क्या है? अब इस दिशा में कांकेर है जी। देखिए ना मैप में, आप देखिए, मतलब यहां पर आपका ना तेलिन घाटी है। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? आपका तेलिन, तेलिन घाटी है। ये उत्तर पूर्वी का पठार है, उत्तरी भाग क्या है? तेलिन घाटी। अब इसके उत्तर पश्चिम, मतलब इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है, इस वाले क्षेत्र की, कांकेर की बात हो रही है। तो इसके उत्तर पश्चिम में दोस्तों एक घाटी है, इस वाले कांकेर वाले क्षेत्र में घाटी है, नाम है मतला घाटी। क्या? मतला घाटी। तो उत्तर पूर्वी का पठार के दोस्तों उत्तर पश्चिम हिस्सा में एक घाटी है, जिसे क्या कहते हैं जी? मतला घाटी कहते हैं। ये मतला घाटी कहाँ है? तो कांकेर में है, इस बात को नहीं भूलना है। कहाँ है जी? तो कांकेर में है मतला घाटी ना। ठीक, अब दक्षिण में क्या है? इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण में क्या है? अब उत्तर पूर्वी के पठार के जैसे दक्षिण जाएंगे तो बस्तर है। अब बस्तर से आपको जाना है सुकमा, तो घाटी को क्रॉस करना पड़ेगा। कौन सा घाटी? नाम है दरभा घाटी।
दरभा घाटी। दरभा घाटी कहाँ है? तो बस्तर में है। दरभा घाटी क्या है दोस्तों? बस्तर में है, इस बात को नहीं भूलना है। क्या है? बस्तर में दरभा घाटी है। इसी को कहा जाता है तुलसी डोंगर। इसी को क्या कहा जाता है जी? तुलसी। तुलसी डोंगर की जो पहाड़ी है, मतलब तुलसी डोंगर में ही ना दरभा घाटी में, देखिए तुलसी डोंगर एक पहाड़ का नाम है। उस पहाड़ में जो घाटी का विकास हुआ है ना, उस घाटी को दरभा घाटी कहते हैं। ठीक ना? तो दरभा घाटी कौन से पहाड़ी में है? तो तुलसी डोंगर की पहाड़ी में स्थित है। इसमें तुलसी डोंगर की पहाड़ी में स्थित है। ठीक, तो दिक्कत। अब दक्षिण पश्चिम में दोस्तों, इधर मतलब दक्षिण पश्चिम में इस वाले हिस्सा में, इस वाले हिस्सा में क्या है? तो बीजापुर है, या बस्तर भी बोल सकते हैं, बस्तर ही है। तो इस वाले क्षेत्र में टंगरी डोंगर पड़ता है। टंगरी डोंगर, क्या? टंगरी डोंगर, टंगरी डोंगर। इस टंगरी डोंगर को बस्तनार भी कहा जाता है। यहीं पर क्या है? बस्तनार, बस्तनार, बस्तनार। ठीक, तो बस्तनार स्थित है। ठीक ना? अब पूर्व की बात करूं दोस्तों, तो पूर्व में क्या है जी? आपका उड़ीसा राज्य है। पूर्व में क्या है? उड़ीसा राज्य है। 13 उत्तर पूर्वी के पठार को दोस्तों लोकेशन मैप। अच्छा, दक्षिण में ही पूछे, उत्तर पूर्वी के पठार के दक्षिण में दरभा घाटी, तो याद रखना है। इसके अलावा और कुछ है क्या? तो इसके अलावा एक और है, क्या है? तो दक्षिणी पठार जी। क्या? दक्षिणी पठार हम पढ़ चुके हैं। दक्षिणी पठार, उत्तर पूर्वी का पठार और दक्षिणी पठार को मिलाकर बस्तर का पठार कहा जाता है ना? तो इसके उत्तर पूर्वी के पठार के जो दक्षिण हिस्सा को दक्षिणी पठार नहीं कहेंगे जी, कहेंगे ना? ठीक ना? तो चलिए अब पढ़ते हैं हम दक्षिणी पठार के बारे में। किसके बारे में? तो दक्षिणी पठार के बारे में दोस्तों हम पढ़ते हैं बहुत ही विस्तार से। किसी भी प्रकार का इसमें दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक जी, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए, समझते हैं दक्षिणी पठार। अब चौथा जो हिस्सा है वो है दक्षिणी पठार। अब ये दक्षिणी पठार का आपको विस्तार पूछेगा। विस्तार कहाँ कहाँ है? इसका विस्तार आपके दोस्तों बीजापुर में देखने को मिलेगा। बीजापुर में, मतलब नॉर्थ बीजापुर, दंतेवाड़ा में देखने को मिलेगा। विस्तार मतलब दंतेवाड़ा दक्षिणी पठार का हिस्सा है। अब दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी है। इस बैलाडीला की पहाड़ी इसी का हिस्सा रहेगा ना जी, दक्षिणी पठार का हिस्सा रहेगा, है ना? तो दंतेवाड़ा मिलेगा। दक्षिण बस्तर मिलेगा आपको। दक्षिण बस्तर में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, बस्तर में। और आपका उत्तर सुकमा में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। उत्तर सुकमा में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। तो दक्षिण पठार का विस्तार बीजापुर जिला में, दंतेवाड़ा में, दक्षिण बस्तर में और उत्तर सुकमा में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। या जी, विस्तार देखने को मिलेगा, इस बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक ना? चलिए मैप के माध्यम से समझते हैं। ये रहा हमारा उत्तर पूर्वी का पठार। चलिए हम बनाते हैं दक्षिण पूर्वी का पठार। चलिए अब इसका विस्तार ना जी, थोड़ा सा नारायणपुर को, दक्षिण नारायणपुर को ऐसे पाएगा, ऐसे। ठीक ना? और थोड़ा आपका ना इधर ना आपका ना
बीजापुर वाले क्षेत्र को पाएगा और पूरा पूरा ऐसे दंतेवाड़ा को पाएगा, और सुकमा के नॉर्थ वाले को पाएगा, और बस्ता के ये वाला क्षेत्र को। यही आपका पूरा के पूरा पूरा दंतेवाड़ा को ले लेना है। पूरा का पूरा दंतेवाड़ा को ले लिया। यही वाला हिस्सा दोस्तों आपका क्या है जी, बस्तर का पठार, मतलब ठीक, यही वाला आपका हिस्सा है दोस्तों। लिखिए दक्षिणी पठार। तो दक्षिणी पठार समझ में आया। देखिए ये उत्तर पूर्वी का पठार, ये दक्षिणी पठार। ये जो कांकेर वाला दोस्तों ये कांकेर बेसिन, और यहाँ पर नारायणपुर में क्या है, अबूझमाड़ की पहाड़ियां। अब नीचे वाला क्या हो जाएगा, गोदावरी सबरी का मैदान, इसी को बस्तर का मैदान भी कहा जाएगा, हम पढ़ेंगे आगे। चलिए ये दक्षिणी पठार है। इसी दक्षिणी पठार में आपके बैलाडीला की पहाड़ी स्थित है। क्या, बैलाडीला की पहाड़ी स्थित है, इस पर हम चर्चा कर लेंगे। पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं जी, क्या क्या है, ठीक ना। अब ये कोंटा तहसील तक इसका विस्तार देखने को मिलता है ना, मतलब इसे पूरा यहाँ तक कोंटा तहसील तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, इस बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक ठीक, चलिए चलिए, ये दक्षिणी पठार है ना। समझिए कुछ चीजों को आपको समझना होगा। चलिए समझते हैं। अब ये जो पठार है ना जी दोस्तों, कौन से चट्टानों से निर्मित है पूछेगा आपका, निर्माण मतलब इसको पूछेगा आपको चट्टान बताइए। तो चलिए कौन से चट्टानों से निर्मित है पूछेगा आपसे, तो वही चट्टान है ग्रेनाइट और निस। ग्रेनाइट और निस चट्टानों से दोस्तों ये निर्मित है, इस बात को आपको नहीं भूलना है। ग्रेनाइट और निस चट्टानों से ये जो दक्षिणी पठार है ये निर्मित है, इस बात को नहीं भूलना है आपको, ठीक ना। अब इसके दिशा को समझ लेते हैं। मान लो दोस्तों ये दक्षिणी पठार है, दक्षिणी पठार है। अब दक्षिणी पठार है ये, इसके उत्तर में क्या होगा जी, इसके उत्तर में क्या होगा जी मेरे दोस्तों, ठीक। तो इसके उत्तर में इस साइड क्या होगा, तो इस साइड होगा आपका उत्तर पूर्वी का पठार, उत्तर पूर्वी का पठार है। इस साइड क्या है आपका दोस्तों, उत्तर पश्चिम में अबूझमाड़ की पहाड़ी है, अबूझ माड़ की पहाड़ी है जी, इधर अबूझमाड़ की पहाड़ी है कि नहीं है, अबूझमाड़ की पहाड़ी है ना, इस बात को आपको नहीं भूलना है, अबूझमाड़ की पहाड़ी है जी। अब दोस्तों दक्षिण में दोस्तों, दक्षिण पूर्व भाग में इधर साइड, इस साइड सुकमा में टिकन पल्ली की पहाड़ी है। क्या, टिकन पल्ली की क्या है, पहाड़ी है। टिकनपल्ली की पहाड़ी दक्षिण पठार में है दोस्तों। दक्षिण पठार के किस दिशा में है, तो दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है, दक्षिण पूर्वी दिशा में दोस्तों स्थित है टिकनपल्ली की पहाड़ी। अब ये टिकनपल्ली की जो पहाड़ी है ये कहाँ है दोस्तों, ये टिकनपल्ली की जो पहाड़ी है कहाँ है, सुकमा में है, सुकमा में है। इसी सुकमा में सुकमा घाटी है,
मतलब इसी साइड आपका सुकमा घाटी देखने को भी मिलेगा, ठीक ना। लेकिन इस दक्षिण के पठार का ना एक एक खास बात ये है कि इसी के मध्य में ना, इसी के मध्य में, इसी के मध्य में ना बैलाडीला की पहाड़ी है, बैलाडीला की पहाड़ी है। किसकी पहाड़ी है? तो बैलाडीला की पहाड़ी है, इस बात को नहीं भूलना है। किसकी पहाड़ी की? बैलाडीला की पहाड़ी है, इस बात को आपको नहीं भूलना है। अब ये जो बैलाडीला की पहाड़ी है ना, इसका श्रृंखला विस्तार कैसा होगा? अब कोई भी पहाड़ी का जो विस्तार रहता है, या तो पूर्व से पश्चिम की ओर रहता है, या पश्चिम से पूर्व की ओर, या उत्तर से दक्षिण की ओर उसका श्रृंखलाबद्ध रहता है ना। तो बैलाडीला की जो पहाड़ी है ना, ये उत्तर से, इसको लिख लीजिए, उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार है। मतलब जैसे ही आप दक्षिण पठार में जाएंगे तो ऐसे बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा में ऐसे श्रृंखला रूप में ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर ना दोस्तों इसका क्या विस्तार देखने को मिलेगा दंतेवाड़ा में, बैलाडीला की पहाड़ी, ठीक ना। तो उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसा विस्तार नहीं है जी ना, याद रखना। बैलाडीला पहाड़ी हम लोग ज्यादातर सोचते हैं कि पहाड़ ऐसे होगा, ऐसे, तो ऐसा विस्तार नहीं है। उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है इस दंतेवाड़ा में, और दंतेवाड़ा पूरा का पूरा दक्षिणी पठार का हिस्सा है। और ये दोनों को मिलाकर दोस्तों बस्तर का पठार कहा जाता है, इस बात को आपको नहीं भूलना है, ठीक। चलिए अब हम आते हैं दोस्तों गोदावरी सबरी का मैदान, जिसे बस्तर का मैदान भी कहा जाता है। चलिए पांचवा सब डिवीजन पे आते हैं, गोदावरी, गोदावरी सबरी का मैदान, गोदावरी सबरी का मैदान। चलिए समझते हैं गोदावरी सबरी के मैदान के बारे में। गोदावरी एवं सबरी नदी के मध्य का क्षेत्र है, मतलब ये जो मैदान है गोदावरी, गोदावरी एवं सबरी नदी के मध्य का क्षेत्र है ना। अब इधर से ऐसे दोस्तों गोदावरी नदी, अब यहाँ से सुकमा से ऐसे आके सबरी नदी, इस गोदावरी नदी मिल जाता है। तो इधर जो बीच का क्षेत्र है, मध्य का क्षेत्र, यही आपका गोदावरी सबरी का मैदान है। इसी को बस्तर का मैदान भी कहा जाता है, इसी को दोस्तों बस्तर का मैदान भी कहा जाता है, ठीक ना, मध्य क्षेत्र, ठीक। तो इसके विस्तार कहां कहां तक है? इसका विस्तार आपसे पूछेगा, विस्तार, इसका विस्तार कहां कहां देखने को मिलेगा? तो लिखिए बीजापुर में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, बीजापुर और सुकमा, सुकमा, बीजापुर और सुकमा में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। इस बात को आपको दोस्तों नहीं भूलना है। चलिए समझते हैं मैप के माध्यम से, ठीक। अब जो खाली बचा है ना, यही तो मैदान है आपका, देखिए ये जो रीजन है ना, यही आपका दोस्तों गोदावरी सबरी बेसिन है, गोदावरी सबरी के मैदान बोल सकते हैं। इसका विस्तार बीजापुर और सुकमा में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, सुकमा में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, ठीक।
यही दोस्तों आपका गोदावरी सबरी बेसिन है। लिख देता हूँ क्या, गोदावरी सबरी का मैदान है। इसी को गोदावरी सबरी का क्या कहा जाता है जी, मैदान कहा जाता है, ठीक ना। अब यहां पर से ना चलिए समझते हैं, पहले इसके अन्य नाम को हम समझते हैं। इसके अन्य नाम क्या क्या है, अन्य नाम क्या क्या है। कि अन्य नाम है दोस्तों, बस्तर का मैदान, बस्तर का मैदान। और ज्यादातर आपको बस्तर का मैदान लिख कर देगा तो आप बोलेंगे कि बस्तर का मैदान तो बस्तर में है, तो गलत हो जाएगा। बस्तर का मैदान बीजापुर में और सुकमा में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। बस्तर के मैदान का विस्तार बस्तर में नहीं है, बस्तर के मैदान का विस्तार बस्तर में नहीं है। नोट कर लेना पॉइंट को, यही से क्वेश्चन घुमाएगा, ठीक। अन्य नाम क्या है, बस्तर का मैदान। अब इस बस्तर के मैदान में ना सबरी नदी एवं गोदावरी नदी के सहायक नदियों के द्वारा ना एक बेसिन का निर्माण किया गया है, एक बेसिन विकसित हुआ है। इस बेसिन को दोस्तों उर्मिल बेसिन के नाम से जाना जाता है। बेसिन का विकास हुआ है, इसी बेसिन को उर्मिल बेसिन, उर्मिल बेसिन का के नाम से जाना जाता है। तो इस क्षेत्र में एक बेसिन फेमस है, क्या नाम है, उर्मिल बेसिन। इस उर्मिल बेसिन का विकास हुआ है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक। एवरेज एलिवेशन क्या है इस क्षेत्र की, औसत ऊंचाई क्या है, औसत ऊंचाई। तो औसत ऊंचाई दोस्तों इस क्षेत्र की लगभग 300 मीटर, 300 मीटर से कम है जी। औसत ऊंचाई इस क्षेत्र की लगभग 300 मीटर से कम है, इस बात को नहीं भूलना है। 300 मीटर से कम औसत ऊंचाई है इस गोदावरी सबरी के मैदान का, ठीक ना। अब इस मैदान में प्रमुखतः कौन से खनिज की प्राप्ति होती है, एक फेमस खनिज पाया जाता है इस गोदावरी सबरी के मैदान में। कौन से खनिज, तो याद रखना है टीन। कौन सा खनिज जी, तो टीन खनिज पाया जाता है प्रमुख रूप से, ठीक ना। सबरी घाटी के मैदान की मिट्टी लाल दोमट मिट्टी है जी, है ना। देखिए अब यहाँ पर क्या है, आपको सबरी घाटी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब सबरी नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। तो सबरी घाटी की जो मिट्टी है ना, सबरी घाटी की जो मिट्टी है ना, कौन सा, लाल दोमट मिट्टी से बना हुआ है, लाल दोमट मिट्टी से बना हुआ है। सबरी घाटी का जो मिट्टी है वो लाल दोमट प्रकार की मिट्टी है। कौन से प्रकार के, तो लाल दोमट प्रकार के मिट्टी है। और ये मिट्टी दोस्तों अनुपजाऊ होता है, क्या, अनुपजाऊ, अनुपजाऊ, ये अनुपजाऊ प्रकृति के मिट्टी है। तो सबरी घाटी में जो मिट्टी पाए जाते हैं वो अनुपजाऊ प्रकृति के होती है। कौन सा, अनुपजाऊ प्रकृति के होते हैं दोस्तों। इसके उत्तर में अब देखिए दोस्तों, ये गोदावरी सबरी का मैदान है ना। ये क्या है आपका, या इसी को बस्तर का मैदान भी बोलते हैं, बस्तर का मैदान, या इसी को गोदावरी सबरी का मैदान कहा जाता है। तो इसके उत्तर में ना अलबका की पहाड़ी है, अलबका, अलबका की पहाड़ी है। किसकी पहाड़ी है, तो अलबका की पहाड़ी है, इस बात को आपको नहीं बोलना है, अलबका की पहाड़ी। और बीजापुर में ही अलबका की पहाड़ी क्या है, बीजापुर में ही है। इधर पश्चिम में बस्तर के मैदान के दोस्तों पश्चिम में उसूर की पहाड़ी है, उसूर की पहाड़ी है बीजापुर में, उसूर की पहाड़ी है दोस्तों बीजापुर में।
इस बात को आपको नहीं भूलना है और किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। यह दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य के पठार के सभी उप विभाग हम जो पढ़ चुके हैं। कल इसके जितने भी स्थलाकृति होते हैं, इंपॉर्टेंट स्थलाकृति, उन स्थलाकृति पे हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।